Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the नेपाल के पर्सपेक्टिव से है। नेपाल में करप्शन, मिसगवर्नेंस एंड नेपोटिज्म के अगेंस्ट में यूथ पॉपुलेशन के द्वारा मूवमेंट को लीड किया गया। स्पेशली जनरेशन जेड है, उन्होंने मूवमेंट को लीड है वो किया था। अब पीस इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में जो इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए हैं। प्रेसिडेंट ने भी डिफेंस फोर्सेज को कहा है कि आप वहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी है उसको रिस्टोर है वो कीजिए। अगर हम बात करें इस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर में नेपाल को जो लीड है वो किसके द्वारा किया जाएगा या किस पर्सन को इंटरिम लीडर के रूप से वहाँ पे चूज किया जाएगा, तो जनरेशन जेड के जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उसके अंदर में डिवाइड है उस डिसीजन के रिगार्डिंग में। एक ब्लॉक है जो फॉर्मर सीजी हैं नेपाल का, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं सुशीला कार्की, उनको यहाँ पे लीडरशिप देने के बारे में बात करते हैं। अदर जो ग्रुप है उनका ऑब्जेक्टिव है कि किसी मेयर को वहाँ पे इंट्री लीडर है वो चूज किया जाए। अब हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानकारी ये होना चाहिए कि नेपाल के अंदर में जो सुशीला कार्की हैं वुमेन चीफ जस्टिस हैं वो रह चुके हैं। या हमारे कंट्री के अंदर में जो वुमेन चीफ जस्टिस हैं उन्होंने पोस्ट को सर्व किया है अभी तक, आप देखिएगा अभी तक हमारे यहाँ पे वुमेन चीफ जस्टिस हैं वो नहीं हैं। रिसेंटली भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग में एक डिस्कशन था कि ओनली जो टोटल 34 जजेज का स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पे ओनली वन वुमेन जज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं प्रेजेंट समय में। और आने वाले समय के अंदर में चांसेज हैं कि बीवी नागरत्ना हैं जो कि एक शॉर्ट टर्म की रिगार्डिंग में फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस के रूप से हमारे कंट्री का जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है उसको सर्व करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेपाल के अंदर में ये जो क्राइसिस सिचुएशन हुआ उस दौरान में आप देखिए कि प्रिजन का भी ब्रेक हुआ था। काफ़ी सारे वहाँ के जो प्रिजनर हैं वो इंडिया के लिए माइग्रेट किए, इंडिया के लिए आए हैं। तो हमारा जो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है वो कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर एरिया का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। 1751 किलोमीटर हमारा बॉर्डर एरिया है। कौन सा फोर्स है हमारा जो इस बॉर्डर को जो सिक्योर करता है, सशस्त्र सीमा बल नाम का जो फोर्स है उनके द्वारा इस इंडिया नेपाल बॉर्डर का जो सिक्योरिटी है वो किया जाता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं वो एरिया शेयर किया करते हैं, आप देखिए कि हिमालयन स्टेट्स है जिसमें उत्तराखंड है वो अपना एरिया शेयर करता है। गंगेटिक स्टेट्स हैं जिसमें आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। बिहार के अलावा आप देखिए कि जो हिमालयन स्टेट्स है उसमें सिक्किम भी है, हिमालयन स्टेट्स में सिक्किम भी है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। ये 5 स्टेट्स अपना एरिया है वो शेयर किया करते हैं नेपाल के साथ में। यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन हो सकता है। आपको एक यहाँ पे एक जानकारी ये होना चाहिए कि जो वेस्ट बंगाल है वो 3 कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है। एक भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर किया जाता है, एक बॉर्डर जो शेयर किया जाता है इनका नेपाल के साथ में, और आप देखिए कि बांग्लादेश के साथ में भी इनका बॉर्डर है। तो हमारे कंट्री में ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो दो कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर है उसको शेयर किया करते हैं, ये एक बार आप जरूर से देखना इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट कल ही हमने डिस्कस किया था कि बिहार में जो मोतिहारी है और नेपाल में जो अमलेखगंज का एरिया है उसके रिगार्डिंग में एक पाइपलाइन भी हमने इनिशिएट किया था 2019 के समय में। पीस एंड फ्रेंडशिप का जो ट्रीटी है नेपाल के साथ में 1950 के समय से ही एग्जिस्ट करता है। नेपाल के जो सिविलियन पर्सनस हैं जिनको कि इंडिया के अंदर में वर्क के रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट है वो अलाउ किया करती है। बट क्या हमारे रिलेशन इतने ही स्मूथ हैं क्या नेपाल के साथ में। आप देखिए कि 2015 के समय एक मधेसी मूवमेंट होता है, उस दौरान में इंडिया और नेपाल के रिलेशंस लिटिल बिट डिक्लाइन होते हैं। हमने फ्यूल सप्लाई के रिगार्डिंग में भी जो डिफरेंसेज हैं वो सामने आए थे। इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं वो फ्यूल का सप्लाई करती हैं नेपाल को, और उसके डिफरेंसेज सामने आए कि मधेसी मूवमेंट के द्वारा सप्लाई है उसको ब्लॉकेज किया गया और वो कंटिन्यू सप्लाई ना हो सका उस दौरान में। तो नेपाल सिचुएशन के बारे में था, वहाँ पे इंटरिम लीडर के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है कि किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग में आर्टिकल 143 के थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अपना एक ओपिनियन मांगा जाए। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली जो गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स को एक टाइमलाइन डिसाइड किया गया था कि इस टाइम बाउंड मैनर के अंदर में आपको स्टेट का जो बिल है उसको अपना असेंट ग्रांट करना होगा, नहीं उसको डीम्ड कैटेगरी के रूप से पास है वो मान लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को सुनते हुए सीजीआई के द्वारा कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आप देखिए कि अगर कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसका जो ड्यूटी है उसको
फुलफिल नहीं करता है, उसको फेल करता है, तो उस समय में सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरवेन है वो करेगा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कहा कि नोबडी इज अबाउ द लॉ, कि कोई भी जो लॉ है उससे अबाउ नहीं है। जो प्रोफेसर डाइसी का आप थ्योरी आप रीड करते होगे, नोबडी अबाउ द लॉ, और सभी इक्वल हैं लॉ की रिगार्डिंग में। आर्टिकल 14 जब आप रीड किए होगे आपका पॉलिटी के बुक के अंदर में, प्रोफेसर डाइसी का ये थ्योरी है लॉ की रिगार्डिंग में, वो आपने देखा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के ही बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जो एक्टिविज्म है उसको हम किसी भी तरीके से, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको टेररिज्म के रूप से कन्वर्ट नहीं करना चाहते। किसी का जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, थ्री विंग्स है, उसके किसी अदर डोमेन के अंदर में हमारा इंटरवेंशन का कोई यहाँ पे जो टारगेट है या ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा टारगेट यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपना ड्यूटी है उसको यहाँ पे फिल किया जाए उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन रेज होता है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो शब्द है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जब समय आता है 1789 के समय में, तो उस समय आप देखिए कि काफ़ी सारे फिलोसफर्स हैं, उन्होंने अलग अलग थ्योरी हैं वो लेके आए थे। तो सेपरेशन ऑफ पावर, जो थ्री विंग्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो अलग अलग वे में अपना डोमेन में वर्क है उसको कैरी आउट करें। तो जो मोंटेस्क्यू नाम के एक फिलोसफर थे, मोंटेस्क्यू नाम के एक फिलोसफर थे, उन्होंने ये जो सेपरेशन पावर है उसको यहाँ पे प्रपोज है वो किया था उस दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे कुछ इंडियन पर्सन जो जॉब की एस्पिरेशन के लिए गए थे, बट अभी रसिया यूक्रेन जो वार का एरिया है वहाँ पे अपना जो वहाँ पे उनको डिप्लॉय किया गया है, तो उन पर्सन्स को इंडिया में सेंड किया जाए, ऐसा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा मॉस्को को अप्रोच किया गया है, मॉस्को अथॉरिटीज़ को। वहाँ पे पहले भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो गए थे जॉब एस्पिरेशन के रिगार्डिंग में, उनको जिनको जॉब नहीं मिल पाती है तो अपना लाइवलीहुड को बेटर करने के लिए इस तरीके से जाया करते हैं। आप देखिए कि कुछ साइबर जो फ्रॉड के जो एरियाज हैं जिनको डिजिटल स्लेवरी के रूप से भी काउंट किया जाता है, वहाँ पे भी इंडियन पर्सनस का जो केसेज हैं वो सामने आए थे, जो स्पेशली हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कश्मीर के बारे में है, कश्मीर में आप देखिए कि अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट की वजह से, वैसे अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट के बिहाइंड में जो कौन सा जोग्राफिकल फैक्टर है वो काम किया है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक फैक्टर काम किया है। हमारा मानसून जो कंडीशन है, मानसून कंडीशन साउथ वेस्ट मानसून, उस दौरान में अगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिवेट है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो कि कैस्पियन सी से और मेडिटेरियन सी से, आप देखिए कि जो वेस्टर्ली जो विंड्स हैं जो कि मॉइस्चर को गेन करती हैं, तो उस दौरान में अनप्रेसिडेंट वेदर कंडीशंस डेवलप होती हैं। कश्मीर, हिमाचल, पंजाब का जो एरिया है, उत्तराखंड का जो एरिया है, वहाँ पे वो कंडीशन डेवलप हुआ, लैंडस्लाइड का सिचुएशन हुआ, फ्लैश फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो आप देखिए कि लैंडस्लाइड की वजह से वैली के साथ में जो कनेक्टिविटी है हाईवेज के थ्रू वो डिस्टर्ब हुआ है। तो रेलवे के थ्रू आप देखिए कि आने वाले समय में जो वहाँ से जो एप्पल का जो प्रोड्यूस हुआ करता है उसका ट्रांसपोर्टेशन है वो किया जाएगा। अभी जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनका एक टाइम बाउंड हुआ करता है कि 4 डेज, 5 डेज, या आप देखिए कि 10 डेज मैक्सिमम, कि उस समय तक वो उस हेल्दी कंडीशन में होता है कि उसको आप ईट है वो कर सकते हो। तो इसी वजह से ये जो डिसीजन है वो लिया गया है। अगर हम बात करें हमारी कंट्री के अंदर में एप्पल के रिगार्डिंग, तो 70% का जो प्रोडक्शन है कंट्री में, जो 70% एप्पल का जो प्रोडक्शन है जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे हुआ करता है, स्पेशली जो कश्मीर वैली का जो एरिया है। इसके अलावा कहाँ पे और प्रोड्यूस होता है एप्पल? एप्पल प्रोड्यूस होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, उत्तराखंड के भी कुछ पार्ट हैं जहाँ पे भी ये जो प्रोड्यूस हुआ करता है, और कुछ रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर भी आप देखिए कि पॉइंट कुछ परसेंट के रूप से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, जहाँ पे वेदर कंडीशंस उस तरीके से डेवलप हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब बाकी समय आप देखिए कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे हम एप्पल को परचेज किया करते हैं। आपको यहाँ पे कश्मीर, अभी रिसेंटली यूएस के साथ में जो ट्रेड डील एग्रीमेंट था, तो उस दौरान में भी आप देखिए कि हमारे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था कि एप्पल को अलाउ ना किया जाए, हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। रेड आईवी प्लांट के बारे में है, रेड आईवी प्लांट जो कि एक ट्रॉपिकल प्लांट है, अभी उसको यूज किया गया है केरल के वहाँ पे रिसर्चर्स के द्वारा। ये जो हमारा ट्रेडिशनल जो मेडिसिन के रूप से, या हमारा जो ट्रेडिशनल जो पर्सन्स यूज किया करते थे अर्लियर फेज में, हमारे जो इंसेस्टर्स हैं, ये ट्रेडिशनल वाउंड हीलिंग के रूप से काम करता है। तो इसको आप देखिए कि डेवलप किया गया है। वाउंड हीलिंग प्लांट है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर में इसका प्रेजेंस हुआ करता है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर में इसका प्रेजेंस हुआ करता है।
नेक्स्ट आपको ये भी मिलेगा कि इसको काफ़ी बार इन्वेजिव स्पीसीज के रूप से भी कंसीडर करते हैं कि जो अदर स्पीसीज है उसको अपने इसका प्लांट का जो ग्रोथ है अदर स्पीसीज की ग्रोथ को इम्पैक्ट है वो किया करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टैरिफ के ही बारे में है, टैरिफ में आप देखिए कि यूएस ने टैरिफ को इंक्रीज किया, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% का जो टैरिफ है वो अप्लाई रहेगा। लास्ट वीक के दौरान में हमने दो दो एरियाज के बारे में रीड किया था, लुधियाना जो पंजाब के अंदर में है, पंजाब का लुधियाना, और आप देखिए कि जो पंजाब के लुधियाना के अलावा हमने तमिलनाडु का जो त्रिपुर का एरिया है, कोयम्बटूर का एरिया है, सेलम का एरिया है, जहाँ से हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, कोंगू एरिया, कोंगू रीजन के नाम से उस एरिया को जानते हैं। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री सिचुएटेड है उनके बारे में देखा था कि कैसे वो गारमेंट का जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री है तमिलनाडु के त्रिपुर के वहाँ पे उसको इम्पैक्ट है वो हुआ है। अब यहाँ पे कारपेट सेक्टर के बारे में बताया गया है। हमारे इंडिया में हैंडमेड जो कारपेट हैं वो प्रोड्यूस हुआ करती हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर में। ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर में कुछ एरियाज हैं, एक एरिया है भदोही का, भदोही, एक एरिया है मिर्जापुर का, एक एरिया है मिर्जापुर, भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी। तो ये 3 एरियाज हैं जहाँ पे जो हैंडमेड कारपेट का जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। हैंडमेड कारपेट के ये बेसिकली हब के रूप से एग्जिस्ट किया करते हैं। अब आप देखिए कि इनका जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ करता था 58% जो एक्सपोर्ट है 58% एक्सपोर्ट होता था यूएस के रिगार्डिंग में। काफ़ी प्राइस काफ़ी हाई होता है हैंडमेड प्रोडक्ट्स का जो हैंडलूम सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें 22 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जो इस कारपेट इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में उनका इंगेजमेंट है, उनका यहाँ पे वर्क हुआ करता है। आने वाले समय के अंदर में अब प्रोडक्शन भी यहाँ पे डिक्लाइन होगा क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस के लिए था, वहाँ पे टैरिफ इंक्रीज हुआ है तो प्रोडक्शन है उसको भी इम्पेक्ट हुआ है, तो उसी के बारे में बताया गया है इस यहाँ पे। क्या स्टूडेंट्स ये जो कारपेट इंडस्ट्री है जो वहाँ पे हैंडमेड का जो वर्क है क्या ये अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर में डेवलपमेंट हुआ है? रिसेंट ईयर्स के अंदर में डेवलपमेंट नहीं है। हम मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में जो एन ए अकबरी नाम का एक बुक है, एन ए अकबरी, किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, अकबर के रिगार्डिंग में है ये। तो उस दौरान में भी इस भदोही का जो एरिया है वहाँ पे कारपेट इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मेंशन मिलता है। रॉ प्रोडक्ट कहाँ से ये यूज किया करते हैं, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में रॉ प्रोडक्ट है, मार्केट है, फंडिंग है, जो फाइनेंस है उसका भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है। तो जो रॉ प्रोडक्ट है, जो वूल जो यहाँ पे लाया जाता है वो न्यूजीलैंड से लाया जाता है। न्यूजीलैंड आप देखिए कि डेयरी का डोमिनेटेड एक कंट्री है। न्यूजीलैंड के अलावा हमारा जो हरियाणा का एरिया है, पानीपत, पानीपत के वहाँ से भी जो वूल है वो ले जाया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तमिलनाडु से जो रिफ्यूजी हैं, तमिलनाडु के अंदर में आप जो श्रीलंकन जो तमिलियंस हैं जो तमिलनाडु के वहाँ पे आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि श्रीलंका के अंदर में सिविल वॉर का सिचुएशन था। श्रीलंका में 1956 के समय जो आप देखिए कि जो सिंगाली लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है, और नॉन सिंगाली लैंग्वेज के जो पर्सन थे, जो तमिलियन पर्सन जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में रहा करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट हुआ, चाहे एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अटेंड करने के रिगार्डिंग में। और फिर सिविल वॉर क्रिएट होता है, उन तमिलियन पर्सनस का एक विंग है जिनके द्वारा लिट्टे है वो बना दिया जाता है, जो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम है उसको क्रिएट किया गया था। उस सिविल वॉर की सिचुएशन में जो कॉमन पर्सन है वो इंडिया के लिए माइग्रेट करते हैं, तमिलनाडु के वहाँ पे वो रहा करते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एमिग्रेशन एंड फॉरनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर है वो निकाले गए हैं। 3 पर्सन्स को इंडिया के अंदर में एग्जेम्प्ट किया जाता है। ये बेसिकली जो रूल्स हैं वो क्या है? रूल्स आप देखिए किस तरीके से हैं कि लोगों को जो वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, या वीज़ा, वैलिड वीज़ा का जो एंट्री है, एंटर करने के लिए, स्टे करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, उससे जो एग्जेम्पशन है वो ये प्रोवाइड करते हैं, ये जो रूल्स हैं। यहाँ पे जो तमिलियन श्रीलंकन जो तमिलियंस हैं उनको भी इंक्लूड है वो किया गया है। तो एक एक बेटर सिचुएशन है, बट क्या इसका फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा? इंडिया और श्रीलंका वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर में इनको वापस से जो सेंड करने के रिगार्डिंग में एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे कैरी आउट करें। अभी रिसेंटली आप देखिए कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में श्रीलंकन तमिलियंस को इंक्लूड है वो नहीं किया गया था। हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं, नाइबर कंट्रीज कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
और बांग्लादेश, वहाँ से जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं जो इंडिया के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, उनको अलाउ है वो किया गया। अब उसमें जो तमिलियन पर्सन्स हैं, श्रीलंकन तमिलियंस नहीं थे, अब यहाँ पे एग्जेम्पशन हुआ है तो लिटिल बिट उनको रिलैक्स प्रोवाइड होगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि फ्यूचर क्या है, इंडिया श्रीलंका वॉलेंटरी बेसिस के ऊपर में इसका जो डिस्कशन, इनको रिपेट्रिएशन का जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वल्चर्स के बारे में है। वल्चर आप देखिए कि समय समय पे जो आने वाला जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में हमको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। हमारे एक नेचुरल फ्रेंड हुआ करते हैं जो कि डिजीज के आउटब्रेक के अंदर में हमको जो रिलीफ है वो प्रोवाइड किया करते हैं। इंडिया के अंदर में जो वल्चर्स हैं वो कहाँ पे रहा करते हैं, किस एरिया में रहा करते हैं, कहाँ से आया करते हैं, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। साउथ एशिया को स्पेशली अगर हम रीड करें, साउथ एशिया के अंदर में ही आप देखिए कि वल्चर्स को गार्जियन ऑफ डेट पब्लिक हेल्थ के रूप से देखा जाता है। मोस्ट एफिशिएंट है हेल्थ मैनेजर के रिगार्डिंग में, नेचुरली आप देखिए कि मोस्ट एफिशिएंट है और हेल्थ के एक मैनेजर का एक उनका रोल हुआ करता है। 40 मिलियन के आसपास जो वल्चर्स का प्रेजेंस हुआ करता था, 40 मिलियन जो वल्चर्स है वो हुआ करते थे 90s 80s के समय में। फिर 90s के समय में आप देखिए कि एक मेडिसिन को यूज किया गया, स्पेशली जो पेस्टिसाइड के रूप से डेक्लाफिनोक है। डेक्लाफिनोक आप देखिए कि जो जो है वो एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता था प्रोडक्ट, और उसके अंदर में उसका प्रेजेंस हुआ करता था। फिर जो डेथ डेथ जो एनिमल्स हैं उनको कंज्यूम किया जाता है वल्चर्स के द्वारा, और वल्चर्स आप देखिए इसी तरीके से जो रिलीफ प्रोवाइड करते हैं एक नेचर को। तो वहाँ पे किडनी का जो फेलियर है वो देखने के लिए मिलता था, वल्चर्स का काफ़ी सारा डेथ हुआ। अभी प्रेजेंट समय में अगर हम नंबर्स का बात करें तो 90 जो यहाँ पे 40 मिलियन का जो पॉपुलेशन था, इसमें से 95% जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो चुका है। इंडिया का जो लोकेशन है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंदर में भी है। सेंट्रल एशिया से ये जो वल्चर्स हैं वो इंडिया के लिए अपना एंट्री करते हैं विंटर के समय में, और इस तरीके से नेचुरल हेल्प है उसको प्रोवाइड करते हैं। बट क्या इनिशिएटिव हमको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। जो नेशनल एक्शन प्लान जो लाया गया था 10 ईयर के रिगार्डिंग में, एक नेशनल एक्शन प्लान लाया गया था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर द वल्चर कंजर्वेशन 2016 से लेकर 25 तक। अब इसको प्रॉपर एग्जिस्टेंस में लाने का ज़रूरत है, प्रॉपर इसको फंड प्रोवाइड किया जाए। वल्चर्स का जो जो कंजर्वेशन है वो ज़रूरी है हमारा हेल्थ क्राइसिस को भी मैनेज करने के रिगार्डिंग में। क्यों स्टूडेंट्स, कुछ यूरोपियन नेशंस के द्वारा पैलेस्टाइन को स्टेटहुड रिकॉग्नाइज करने का बात किया गया। अभी आप देखिए कि रिसेंटली आयरलैंड है, आयरलैंड के अलावा नॉर्वे है, और फ्रांस के अंदर में भी डिस्कशन है। तो एक तो वहाँ का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इसके अलावा इजराइल जो डिफेंस फोर्सेज हैं, इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने आप देखिए कि डेट कंटिन्यूस गजा स्ट्रिप के अंदर में जो ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस हुआ है, जो वहाँ पे एक स्टारवेशन की सिचुएशन की वजह से लोगों का डेथ होने लगा है। तो इस सिचुएशन के अंदर में भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर में भी जो पैलेस्टाइन है उसको रिकॉग्नाइज करने का बात कहा गया है। इसके बिहाइंड में क्या ऐसे फैक्टर रोल प्ले करते हैं, क्यों यहाँ पे कंट्रीज ने अलाउ किया है, तो उसको उनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट रोल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का है। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नॉर्वे के ही बारे में, 1993 के अंदर में आप देखें कि जो पैलेस्टाइन के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन हुआ था नॉर्वे के, वहाँ पे ओस्लो के अंदर में वो डिस्कशन है वो होता है। तो ये कुछ यहाँ पे पैलेस्टाइन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज करने के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉरिशस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, तो इंडिया ने अपना प्रायोरिटी बताया है कि जो सिक्योर फ्री एंड ओपन सिक्योर के रूप से जो इंडियन ओशियन को हमें इस्टेब्लिश करना है, उसके अंदर में मॉरिशस हमारा प्रायोरिटी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे विजिट के लिए गए थे तो सागर जो इनिशिएटिव था उसको महासागर के रूप से कन्वर्ट किया था कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक वे के अंदर में हमको सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को कैरी आउट करना है। इंडियन ओशियन जो नेवल सिंपोजियम है उसके अंदर में भी यहाँ पे मॉरिशस का एक कंट्रीब्यूशन है, उसको हमारा जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन नेवी का जो इंडियन ओशियन के रिगार्डिंग में, वहाँ पे भी जो सपोर्ट इंडिया प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल बिल्डिंग हो, अदर वर्क्स हो, उसमें भी इंडिया का जो सपोर्ट है वो कंटिन्यूस रहा है मॉरिशस के रिगार्डिंग में। मॉरिशस का हमारे कंट्री के साथ में हिस्टोरिकल रिलेशन है वो क्या है, हिस्टोरिकल रिलेशन ये है
कि आप देखिए कि 12 मार्च का वो डे है, 12 मार्च का डे है जब गांधी जी दांडी मार्च को स्टार्ट करते हैं और 6 अप्रैल को दांडी के वहाँ पे वो पहुँचते हैं। तो 12 मार्च के डे को अपना इंडिपेंडेंस डे के रूप से ये सेलिब्रेट करते हैं मॉरिशस नाम का जो कंट्री है उनके द्वारा। और इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि जब गांधी जी अफ्रीका से इंडिया के लिए आए थे 1901 के समय, एक मिडिल टाइम के लिए आते हैं कुछ समय के लिए, तो उस समय मॉरिशस के वहाँ पे वो रुके थे कुछ देर के लिए और वहाँ के लोगों को स्ट्रगल और उसके अगेंस्ट में मोटिवेट है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउस होल्ड का जो फाइनेंस है उसके रिगार्डिंग में हमारा गवर्नमेंट एक तो डेप्थ का सर्वे लेके आएगा, डेप्थ एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे लेके आया जाएगा, जिससे कि हाउस होल्ड का जो सिचुएशन कैसा है, इकोनॉमिक सिचुएशन, उसका असेसमेंट है वो किया जा सके। तो ये आने वाले समय में सर्वे एग्जिस्टेंस में आएंगे हाउस होल्ड के सिचुएशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एडिस मॉस्किटो के बारे में है। एडिस मॉस्किटो देखिए कि जो एडिस मॉस्किटो बेस्ड जो वायरल डिजीज का आउटब्रेक हुआ करता है, कौन कौन सा वायरल डिजीज हुआ करती हैं, एक तो जीका वायरस हुआ करता है, एक आप देखिए कि डेंगू हुआ करता है, जीका वायरस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। और यहाँ पे हमारा जो लोकल अथॉरिटी है वो वोल बाचिया नाम से एक प्रैक्टिस करते हैं, वोल बाचिया नाम से एक प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो एडिस मॉस्किटो का जो जो ग्रोथ है उसको स्टॉप है वो किया जा सके। पर रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एडिस मॉस्किटो हैं वो समय के साथ में मोर एडेप्टिव हो चुके हैं। डे टाइम में वो होम्स के अंदर में रहा करते हैं, नाइट टाइम्स के समय वो स्ट्रीट लाइट्स के वहाँ पे उनका प्रेजेंस हुआ करता है। ये जो मेथड है वो आपको पता होना चाहिए कैसे इनका ग्रोथ को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में लोकल अथॉरिटीज ये कैरी आउट करते हैं। यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन भी पूछा था 2023 के पेपर के अंदर में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। जो फोगिंग किया जाता है, फोगिंग को भी अब समय के साथ में रेगुलेट करने का ज़रूरत है। जो हमारा लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो किया करते हैं फोगिंग, और नया जो टेक्नोलॉजी लाया जाए जिससे कि एडिस मॉस्किटो से बेस जो डिजीजेज हैं उनको कंट्रोल हम यहाँ पे कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, नॉर्दर्न कोरियन जो लीडर हैं अपने सक्सेसर के रिगार्डिंग में है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। इजरायली पीएम के द्वारा सेटलमेंट प्रोजेक्ट्स को साइन किया गया और पैलेस्टाइन को कोई भी स्टेटहुड ना दिया जाए उनको यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि दोहा के अंदर में जो अटैक हुआ है, दोहा में जो कतर के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज का ये अटैक है, फ्यूचर जो नेगोशिएशन या होस्टेज का जो रिलीज है उसको कम्प्लीटली डैमेज है वो कर दिया है। इस तरीके का इनका ये जो एक्शन है। टर्की के वहाँ का है, एग्जाम से रिलेटेड नहीं इम्पोर्टेंट है। यमन के अंदर में कौन से रेबल ग्रुप हैं, होतीज रेबल ग्रुप हैं। तो जब इसराइल के द्वारा अटैक किया गया तो उसके अगेंस्ट में अब यमन का जो होती रेबल ग्रुप है उन्होंने भी मिसाइल अटैक है वो किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस के अंदर में एक पर्सन है जो कि कंजर्वेटिव पर्सन हुआ करते थे, उनको आप देखिए कि जो असैसिनेट किया गया है, और इसके अलावा यूएस के ही डेवलपमेंट के बारे में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी आपको होमवर्क दिया गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।